जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो न्यू बुक स्टार्ट था उसमें प्रैक्टिस सेट 4 आप लोग को कंप्लीट कर दिया गया है। और यह वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। और आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इसका जो सेट 5 है वह स्टार्ट किया जा रहा है और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, टारगेट जो 24 सितंबर आप लोग को दिया गया है, यही टारगेट लेकर के आप लोग तैयारी कीजिए। क्योंकि देखें, अभी हाल ही में यानी कल आप लोगों को सीएसबी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें 45,000 से लगभग ज़्यादा कैंडिडेट को मतलब परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। तो आप लोगों को देखिए कि वहाँ कार्य प्रगति पर है और तेज़ी से चल रही है। तो आप लोगों को एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा, इसलिए आप लोग तैयारी में जोर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए तैयारी करने में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है और मेहनत ज़्यादा कीजिए आप लोग। और थोड़ा सा इसमें देख लीजिए फ्रेंड कि इसमें थोड़ा सा साउंड का इफेक्ट आ गया है इस वीडियो में, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। आज आप लोगों को पीडीएफ इसका जो 1 था, आप लोग को इसका हल प्रश्न पत्र 1 का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया गया है, तो आप लोग वहां से देख लीजिए। इसी तरह आप लोग को प्रतिदिन टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़िए और आप लोग को 15 तारीख तक में यह बुक को समाप्त कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो इसका सेट है 5 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि बिहार पुलिस होमगार्ड चालक सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और यह देखिए एग्ज़ाम आपको 29/12/2019 एक ही पाली में यह एग्ज़ाम ली गई थी। इसी को आप लोग हल प्रश्न पत्र आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार यह संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो कालिदास के द्वारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में है, यह नहीं है। बाकी यहाँ देखिए मालविकाग्निमित्रम हो गया, कुमार संभवम और यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम, यह तीनों जो है कालिदास का द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देख लेते हैं उषा जो है परिणय नाटक को 1901 ईस्वी में वेदम वेंकटराय शास्त्री द्वारा लिखा गया था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर देखिए कि ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है। तो आपको भारत हो जाएगा, अपना देश हो जाएगा भारत है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में जीवाश्म ईंधन का जलना है। ज्वालामुखी के उद्गार से भी SO2 का उत्सर्जन होता है और SO2 अम्ल वर्षा हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक है। और यह वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। और जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ सतह पर वर्षा के रूप में प्रकट होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर है। देखिए कि वेलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है। तो यह कहाँ हो जाएगा, यह आपको छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में यह देखिए कि यह खान एशिया की सबसे बड़ी एक यंत्रीकृत खदान है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। और शीर्ष 5 लौह अयस्क उत्पादन देश देख लीजिए, चीन है पहला, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील हो गया तीसरा और भारत चौथा और रूस 5वां हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो रंगा नदी बांध किस राज्य में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा यह। और देख लीजिए यहाँ पे कि रंगा नदी को पेनियोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। रंगा नदी बांध रन ऑफ द रिवर योजना का कार्य करता है। और रंगा नदी ब्रह्मपुत्र की उप सहायक नदी है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है और
इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रा द्वारा पृथक होती है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसे तिब्बत में सांगपो, यारलुंग तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। और पासी घाट के निकट दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं कि सुवर्णशिरी हो जाएगा, मानस हो गया, धनसिरी, और यहाँ पगला दिया, यहाँ देखिए पगला दिया और जिया भरेली है। यहाँ पे आकर देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो है असम राज्य में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको देहरादून में है। और देख लेते हैं वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपको 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। भारत में प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। और देख लेते हैं यहाँ पे कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला इन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वन जैव विविधता संसाधन हैदराबाद में स्थित है। संस्थान जो है ये आपको वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर है कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यटन से है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर उभारना है। और उल्लेखनीय है कि भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटन गंतव्यों में से एक है। और यहाँ देख लिया भारतीय पर्यटन विभाग ने यहाँ सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से इस नए अभियान को शुरू किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राफेल, यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन है कि राफेल है, तो राफेल क्या हो जाएगा, ये आपको देखिए लड़ाकू विमान है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डसॉल्ट राफेल एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला कैंडर्ड डेल्टा विंग यहाँ पे मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया विमान है। राफेल सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को कुल 36 लड़ाकू विमान की आपूर्ति की गई। पहला राफेल विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। और राफेल देखिए 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। तेजस के बारे में देख लेते हैं। यह एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है और इस युद्धक विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया। और यहाँ देख लीजिए इसका विकास हल्का लड़ाकू विमान हल्का युद्धक विमान नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। और यह एक 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। और इस विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा तेजस की डिज़ाइन टीम का हिस्सा थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2019 में यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आंसर आपको देख लेते हैं। यहाँ पे सी आंसर था, तो देख लीजिए यहाँ पे कि मार्च 2019 में यूएनडीपी का सद्भावना राजदूत के रूप में पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया था। किसे? पद्मा लक्ष्मी को। यहाँ देखिए वर्तमान में यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत कौन है, तो एमी अलादे है। अभी देख लीजिएगा ये पहले का क्वेश्चन पूछा गया है, उस समय का करंट अफेयर है, और अभी में अगर पूछेगा तो एमी अलादे है अभी वर्तमान में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष अचीम अस्टीनर ब्राज़ील जर्मनी के हैं। और यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रास अदानोम घेब्रेयेसस हैं अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर देखते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है, तो पुलित्जर पुरस्कार आपको यूएसए देखिए यूएसए से है। और यहाँ पे देख लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार 1917 में
प्रस्तुत किया गया था और यह अमेरिकी पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जो जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं 2023 में पुलित्जर पुरस्कार द नेशनल रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को दिया गया है। और यहाँ पे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग्स द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 11 नंबर में कि इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा कि नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पे इनकोशपार का गठन जो है 1962 ईस्वी में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के अध्यक्षता में किया गया और जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ पर देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग का स्थापना किया गया और इसरो को इसके अंतर्गत लाया गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 का है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को कौन दिलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति देते हैं, इसका दिलाते हैं शपथ। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जब नई लोकसभा गठित होती है तो उसके वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है और इसके बाद सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा सभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के समय सदन की अध्यक्षता पैनल के सदस्य द्वारा की जाती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 13 नंबर देखिए कि कंबाला है। तो कंबाला क्या हो जाएगा, ये आपको भैंसों, यहाँ देखिए भैंसों की दौड़ है कंबाला। यहाँ पे देख लेते हैं कंबाला कर्नाटक राज्य का एक भव्य त्यौहार है जिसकी प्रमुख विशेषता भैंसों की दौड़ है। कंबाला का आयोजन 2 समानांतर रेसिंग ट्रैक्स पर होता है और ट्रैक्स पर पानी फैलाकर कीचड़ कर दिया जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि श्रीनिवास गौंडा ने कंबाला दौड़ के दौरान 100 मीटर की दूरी केवल 9.55 सेकंड में पूरी की थी। कंबाला का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने हाल ही में अक्टूबर 2019 में औपचारिक शिखर समिट रखा था। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मामल्लापुरम में रखा गया था। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पे 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी चीन ने किया और इसकी अध्यक्षता शी जिनपिंग ने किया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली ने किया था। और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका 2023 में करेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 को निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक निकाय नहीं है। तो यह कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्धन्यायिक निकाय ऐसा संगठन है जिसके पास कानून लागू करने वाले निकायों जैसे न्यायालय के समान शक्ति होती है किंतु ये न्यायालय नहीं होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर कि प्राचीन भारत में निष्क क्या है। तो निष्क आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्वर्ण मुद्रा है निष्क। देखिए सिक्का के प्राचीन भारत
के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 17 नंबर हो गया कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको सही व्यवस्थित करना है तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए पहले 2 होना है कि राजगिरी में पहले हुआ था, उसके बाद आपको वैशाली में हुआ था, उसके बाद पाटलिपुत्र में, और यहाँ पे देखिए कुंडग्राम में हुआ था चौथा। तो आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए 1483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था और जिसके शासक अजातशत्रु थे तथा इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था और जिसके अध्यक्ष शाबाकामी एवं शासक कालाअशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति देखिए 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और शासक अशोक थे। चौथी बौद्ध संगीति देख लीजिए यहाँ पे प्रथम सदी था और कुंडलवन कश्मीर में हुआ और जिसके अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष अशोक घोष। कभी कभी पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे चौथे बौद्ध संगीति का, तो अशोक घोष थे और शासक कनिष्क थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 18 नंबर में देख लीजिए कि डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तो देखिए डोकलाम विवाद जो है ना आपको भारत और चीन के बीच हुआ था और देखिए यह विवाद 18 जून 2017 में शुरू हुआ था और जब लगभग 270 से 300 भारतीय सैनिक यहाँ पे देखिए बुलडोजर्स के साथ भारत चीन सीमा को पार करके चीन के सड़क निर्माण को रोक दिया। भारत का यह कहना था कि यह जगह भूटान और चीन के बीच विवादित है, इसीलिए यहाँ सड़क नहीं बन सकता और इससे दोनों देशों के बीच एक सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुआ और डोकलाम पठार भारत और चीन और भूटान के बीच ट्राई जंक्शन बनाता है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो आपको लाहौर अधिवेशन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी सम्मेलन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और यहाँ पे इसकी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 20 नंबर है निम्नलिखित जोड़ों में से किस में देश एवं राजधानी का मिलान सही है। तो यहाँ पे आपको बी जो है ना ऑप्शन यह सही होगा, जाम्बिया लुसाका, ये आपको सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे और देख लेते हैं कि देखिए जाम्बिया गणराज्य दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है और इसकी मुद्रा कवाचा है। यहाँ पे देखिए ट्यूनीशिया देश की राजधानी ट्यूनिस है और इसकी मुद्रा ट्यूनीशियाई दिनार है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। और यहाँ पे देखिए सोमालिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर यहाँ पे मोगादिशु है और इसके मुद्रा सोमालियाई सिलिंग है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 21 का देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर J&K हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर यानी धारा 370 एवं 35A को हटा दिया गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 22 का। देखिए कि 22 का कि निम्नलिखित में से कौन राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 के नवीनतम विजेता हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी हो जाएंगे, ग्रेटा थनबर्ग हो जाएंगे। आगे यहाँ देख लेते हैं कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड हमारे सामने आने वाले सबसे ज़रूरी चुनौतियों का व्यवहारिक और अनुकरणीय उत्तर देने वाले का सम्मान और समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में जर्मन स्वीडिश परोपकारी जैकब वॉन
जैकब बॉन और यूएक्सकुल द्वारा की गई थी। यहाँ देखते हैं दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। 23 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं समस्तीपुर जो नहीं है, बाकी अररिया, सीतामढ़ी और यहाँ पे देखिए मधुबनी, ये सब है नज़दीक में। देखिए नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बिहार के 7 जिले स्पर्श करते हैं: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आगे यहाँ पे देख लेते हैं पाँच भारतीय राज्य जिसमें नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 24 नंबर देख लेते हैं कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है। तो ये आपको मिल रहा है, इजराइल से मिल रहा है। बराक 8 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। आगे यहाँ पे देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी कर सकती है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एशिया का सबसे गहरा स्थल है। तो एशिया का सबसे गहरा स्थल आपको हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी यांगशी नदी हो जाएगा और सबसे बड़ी झील जो है आपको कैस्पियन सागर हो जाएगा, एशिया महादेश में स्थित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में स्थित, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है अरल सागर। यहाँ पे देखते हैं बलकाश झील मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश में स्थित एक विशाल झील है, बालकाश। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 27 को कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। तो आपको किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से किया जाता है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न कि अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? तो किस में हुआ था? तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था, उस समय की बात है। और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अभी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 तथा विधान पारिषद की सीटों की संख्या 100 है। और बिहार देखिए बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और विधान पारिषद में 75 सीट है। यहाँ पे देख लेते हैं राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है और इसके विधानसभा में सीटों की संख्या 200 है। महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की संख्या 288 तथा विधान पारिषद की सीटों की संख्या 78 है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 29 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। तो यहाँ पे देखिए बिहार के मैदान हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सीढ़ीदार कृषि एक मिट्टी संरक्षण अभ्यास है जो ढलान वाली भूमि पर वर्षा अपवाह द्वारा गंभीर कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। सीढ़ीदार खेती मूल रूप से पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल आदि में सीढ़ीदार खेती होती है। यहाँ देख लेते हैं कौटिल्य का प्रधानमंत्री, यानी कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके द्वारा लिखित पुस्तक
अर्थशास्त्र है, इसका संबंध राजनीतिक से है। और अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग इसे याद करिएगा, अच्छे से देखिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सही सुमेलित है, तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है अमरावती, यह आपको एक सही सुमेलित है। चलिए आगे इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए बोकारो झारखंड राज्य का एक ज़िला है। बोकारो शहर अपने सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यह छोटा नागपुर पठार में स्थित है। मकराना भारत के राजस्थान राज्य में नागौर जिला में स्थित एक नगर है जहां संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ पे कि तवांग भारत के अरुणाचल प्रदेश प्रांत का एक नगर है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक के लेख लिखा था, शीर्षक से लेख लिखा था। तो ये आपको कौन हो जाएंगे, ऑप्शन ए भगत सिंह हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में और देखिए, इनकलाब जिंदाबाद एवं साम्राज्यवाद का नाश हो आदि वचन एवं नारे भगत सिंह के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और भगत सिंह 23 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद हुए। राजगुरु को 17 सितंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पुणे में एक मोटर गैरेज में गिरफ्तार किया गया तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेज़बानी की। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कहाँ हुआ था, ह्यूस्टन में हुआ था। हाउडी मोदी ह्यूस्टन में हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित किया गया था और जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम को हाउडी मोदी कहकर संबोधित किया गया। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। तो ये आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सुंदरवन में पाया जाता है। और यहाँ पे और आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि पद्मा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। महानदी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप धमतारी जिला में स्थित सिहावा पहाड़ी से हुआ है और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। किस पर, महानदी पर। यहाँ गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, 35 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने डंडी मार्च शुरू की थी। तो ये आपको हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे और देख लेते हैं कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से डंडी यात्रा शुरू किया। 5 अप्रैल को डंडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया और 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर असहयोग आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कोलकाता के टाउन हॉल की ऐतिहासिक बैठक में की गई। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी वी
विमुद्रीकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं जनधन योजना, सौभाग्य योजना एवं उज्ज्वला योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित है। यहाँ पे देख लेते हैं कि विमुद्रीकरण जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तब इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। चलिए 37 को देख लीजिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक देश खेलों की मेज़बानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, यहाँ आपको देखिए फ्रांस करेगा। देखिए 32वां ओलंपिक के 2022 का आयोजन टोक्यो जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया गया। और यहाँ पे देखिए इसका शुभांकर जो था, यहाँ पे देख लेते हैं, इसका देख लीजिए शुभांकर जो था मिराइतोवा था और एवं आदर्श वाक्य इसमें यूनाइटेड बाय इमोशन था। और यहाँ पे देख लेते हैं इनमें कुल 206 देशों ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजारोहक मेरी कॉम मुक्केबाजी से थी और यहाँ पे देखिए मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में यहाँ पे देखिए कि 87.58 मीटर जीता, इसी में फेंका था इतना मीटर दूरी पर। और देखिए 2028 के ओलंपिक खेलों के मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका लॉस एंजलिस में करेगा। आगे देख लेते हैं कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक आपको हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे मोहनचंद करमचंद गांधी, यानी गांधी जी हैं। और देखिए हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के भी लेखक मोहनचंद करमचंद गांधी ही थे। हिंदुस्तान लीडर तथा अभ्युदय पुस्तक के लेखक यहाँ मदन मोहन मालवीय थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास आँख की किरकिरी, नाव दुर्घटना, घर और बाहर, योग्य, गोरा, यहाँ पे देखिए कुलबधू आदि लिखे थे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। और जवाहरलाल नेहरू के देख लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी आदि लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ आगे देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से हैं, तो ये आपको हो जाएंगे बिहार से, ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं और भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है। देखिए कि यह बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं, कौन, शिवांगी जोशी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 40 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, PT उषा को किया गया है। यहाँ देखिए इन्हें यहाँ पयोली एक्सप्रेस नामक उपनाम दिया गया था, क्या, पयोली एक्सप्रेस उपनाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए गोल्डन गर्ल PT उषा की आत्मकथा है। और साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वह एक महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता पाने वाले अकेले महिला खिलाड़ी हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मैरी कॉम एक भारतीय महिला मुक्केबाज है और वे मणिपुर राज्य की मूल निवासी है। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के विजेता रह चुकी है। और यहाँ पे देख लेते हैं 41 नंबर कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था, तो बंगाल विभाजन के बाद आपको स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था और यह आपको 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। और यहाँ पे देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ था, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहाँ है, तो आपको न्यूयॉर्क में हो जाएगा। देखिए UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस।
देख लेते हैं। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 44 नंबर की, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बनी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा मेघालय। देखिए पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के निर्माण के लिए रबड़ के पेड़ों की जड़ों का उपयोग किया जाता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सूर्यम पहाड़, बर्फीली धुंध, प्रसिद्ध बौद्ध मठ, दर्रे और शांत जिले मिलकर अरुणाचल प्रदेश को एक यहाँ पे खूबसूरत पर्वतीय स्थल बनाती है। त्रिपुरा राज्य में चतुर्दश देवता मंदिर हैं जो यहाँ पे 14 देवताओं के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हैं। मणिपुर में शहीद मीनार, पुराना महल संग्रहालय विशेष रूप से देखने योग्य है। मणिपुर का भाला नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 45 नंबर की, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो आपको हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी हैं। और देखिए, दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एवं रहनुमाई मजदायान सभा के संस्थापक थे। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा एवं रफ्स गुफ्तार पत्रिका का संपादन किया। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, यहाँ पे देखिए विचारक एवं सुधारक थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ देखिए, बुशमैन जनजाति अफ्रीकी महाद्वीप में निवास करती है, बुशमैन अफ्रीका में, और यहाँ एस्किमो जो है आपको उत्तरी अमेरिका में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 47 नंबर है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संबंधित है। तो संप्रीति जो है ना आपको भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न होता है। और आगे इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, वर्तमान में देखिए कि भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण 16वां संस्करण 2022 का आयोजन नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच सिलोनेक्स यहाँ 9/2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 को। देखिए कि काजिंद 2019 क्या है। तो काजिंद क्या है, तो यह एक युद्ध अभ्यास है। काजिंद युद्ध अभ्यास है और भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है। तो कौन सा संरचना है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियाँ जो है आपको उत्तर भारत में। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं जो बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित रूप में विद्यमान है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 मीटर लंबी है। अजंता की पहाड़ियाँ में विश्व प्रसिद्ध गुप्तकालीन भित्ति चित्र वाली गुफाएं हैं जिसमें बौद्ध धर्म की चित्रकारी दर्शाई गई है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ में पूर्व घाटी तथा पश्चिम घाट दोनों पर्वत श्रेणियाँ मिलती है और इसे यूनेस्को ने 1986 ईस्वी में भारत का पहला, यहाँ पर देख लीजिए, पहला मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। तो किस लिए विश्व प्रसिद्ध है भितरकनिका, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कछुए के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए, कछुआ के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और इसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। और गैंडा के लिए यहाँ पे देखिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल जाना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी
टूर्नामेंट 2019 जीता है। तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी किसने जीता? तो आपको दक्षिण कोरिया जीता है, दक्षिण कोरिया जीता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक डॉल्फिन विलुप्त के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंधित है, तो आपको हो जाएगा सिंधु नदी से संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिए कि सिंधु नदी से हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक डॉल्फिन विलुप्त के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। देख लेते हैं यहाँ के गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये आपको किया था सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और प्रथम उपदेश आपको देखिए धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। और इन्होंने बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में संबोधि यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी बोधि वृक्ष के नीचे। और यहाँ पे देख लेते हैं राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 नंबर। देखिए कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है। तो शुरुआत का वर्ष हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ देखिए कि 2014 में यह शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि इस अभियान के तहत सरकार देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना चाहती है और स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य गलियों, सड़कों आदि को साफ सुथरा करना और कचरा मुक्त रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण में प्रथम शहर इंदौर मध्य प्रदेश का रहा, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 55 देख लेते हैं कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो आपको किसने? तो यहाँ आपको बी हो जाएगा संयुक्त राज्य यहाँ पे साधारण सभा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, और यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रीय न्यायालय एवं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जो होता है, विकास कार्यक्रम होता है UNDP, यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और यह संगठन प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? तो आपको नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पे आपको देख लेते हैं कि वर्तमान में देख लीजिए कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? हिरोशिमा जापान में। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 24 में जो इटली में। और 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 22 जो मैड्रिड स्पेन में। और 33वां लिथुआनिया में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन है? आपको लोथल गुजरात में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि टोडा जनजाति राज्य में मिलती है। टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है? तो आपको तमिलनाडु में टोडा मिलता है। 60 में देख लेते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? तो यह है आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की और इस आंदोलन के दौरान इन्होंने यह कथन कहा था। और आगे यहाँ पर देखते हैं वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ किया। और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे।
चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान कर दिया गया है। नीति आयोग के यहाँ देख लीजिए नेशनल यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 62 को देख लीजिए। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो ये आपको मीर जाफर को बनाया गया था। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नदिया ज़िला में स्थित प्लासी में हुआ और यह युद्ध अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और इसमें अंग्रेज़ विजय हुए। और यहाँ देख लेते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था और मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। और देखिए मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तित करके मुंगेर स्थापित किया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपको बी हो जाएगा, नई रोशनी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि नई उड़ान योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों द्वारा आर्थिक मजबूरी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी न कर पाने की समस्या का निदान करना है। और सखी योजना, देखिए सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं के प्रति माह 4000 रुपये प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे देख लेते 64 को कि ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लेते इसकी स्थापना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा वर्ष 2015 में की थी और इस फोरम की बैठक प्रत्येक वर्ष रूस के शहर यहाँ पर देखिए व्लादिवोस्तोक में आयोजित की जाती है। और यह रूस और एशिया प्रशांत के देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। आगे यहाँ पर देखिए 65 नंबर है कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 66 नंबर देखिए कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 10.41 करोड़, यानी कि इतना करोड़ जनसंख्या था। यहाँ पे देखिए बिहार के कुल जनसंख्या में पुरुषों का यहाँ पे देखिए 52.14% और महिलाएं यहाँ पे 47.86% जनसंख्या था पुरुष और महिला का। यहाँ पे देखते हैं बिहार की कुल ग्रामीण जनसंख्या आपको यहाँ देख लीजिए 88.7% है एवं शहरी जनसंख्या आपको 1.8 करोड़ यानी 11.3 करोड़ है। देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब आपको वर्णन किया गया है। देख लेते हैं लिंग अनुपात तो आपको जो था यहाँ देखिए 918 है एवं भारत का लिंगानुपात 900 यहाँ पे 43 है। बिहार का 918 और भारत का पूरे 943 हो जाएगा। बिहार का घनत्व देखिए यहाँ पे 1106 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है, माने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा कॉपर के लिए। बालाघाट खाने जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट खाने देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। तो आपको सी हो जाएगा, चांग-ई 4 हो जाएगा, चांग-ई 4। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है और यह सोवियत रूस के द्वारा 1966 ईस्वी में भेजा गया एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था। और देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहला मानव बने और वह अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पर गए थे और यह 1969 में। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 22 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1980 ईस्वी में है बना था, और जिसमें बाघ, तेंदुआ, चीता, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर झील आदि है। यहाँ पे गुजरात में गिर वर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ ये देखिए कि 1975 ईस्वी में मतलब इसकी स्थापना हुई थी, और यह एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नामाचार है, और इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 को, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है। तो अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है, तो रतौंधी जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। यहाँ पे आगे देख लीजिए कि एड्स का कारण है एक, तो एड्स का कारण हो जाएगा आपको विषाणु हो जाता है, एड्स का कारण विषाणु होता है, और इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना आपको देखिए 24 कैरेट का होता है। देखिए यहाँ पे स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है, और यहाँ पे देखिए विशुद्ध स्वर्ण 100 यानी 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। और यहाँ पे देख लीजिए साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना माना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 को देख लीजिए कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। तो यह आपको हो जाएगा रिक्टर पैमाने पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 76 का कि बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 77 का निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है। तो एक कोशिकीय कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको 77 का आंसर हो जाएगा हाइड्रा एक देखिए एक जलीय प्राणी है जो सिलिंड्रेटा संघ में आते हैं, और यह एक कोशिकीय नहीं है। सिलिंड्रेटा संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है। तो ये आपको हड्डी हो जाता है, हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हड्डी संबंधी रोग होता है। फ्लोराइड से की अत्यधिक मात्रा वाले पेयजल अथवा भोजन के सेवन से यहाँ पे फ्लोरोसिस रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं 80 का है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे देख लेते हैं 80 का। देखिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा, एक दिशीय होता है। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 81 नंबर कि निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है, यानी मीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कुत्ता मीन हो जाएगा, कुत्ता मीन। और यहाँ पे देख लेते हैं कि शंख, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में वास्तविक मछली शामिल है, और एक वास्तविक मछली होने के लिए एक मछली में पंख, कलोम और एक कशेरुकी होनी चाहिए। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश आदि वास्तविक मछली नहीं है क्योंकि ये अकशेरुकी है। चलिए आगे देख लेते हैं 82 को कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हो जाएगा यह 4 गुनी हो जाएगी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 83 का निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है। तो जल प्रदूषण से कौन सा होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दस्त रोग जो है ना, आपको दस्त रोग जल प्रदूषण से होता है। और जल जनित रोग देख लेते हैं, ये रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं जो जल में संचारित होते हैं, और यह रोग संक्रमित जल पीने से हो जाते हैं। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं 84 को। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। तो विटामिन सी का आपको संतरा हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं
कि यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो निम्न चर्म को स्वच्छ रखने, दांतों में डेंटिन के निर्माण और यहाँ पे देखिए कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर विटामिन के हो जाएगा। चलिए आगे आप देख लेते हैं। यहाँ पे 86 को देखिए कि चावल में प्रचुर मात्रा में प्रचुरता होती है, चावल में प्रचुरता होती है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्च की होती है, स्टार्च की बहुलता होती है। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक में होगा कि एमाइलेज होता है और 2 में देख लीजिए इमाइलो पेंटिन होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सामान्य चावल के लंबे दाने वाले किस्मों जैसे बासमती में एमाइलेज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 87 का कि निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो आपको हो जाएगा डायबिटीज़ में रक्त में शर्करा बढ़ जाती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 88 का कि ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त किया जाती है, यानी की जाती है? तो आपको डेसिबल, ध्वनि की मात्रा जो है डेसिबल में व्यक्त की जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। समान बातचीत के दौरान ध्वनि का औसत स्तर 60 डेसिबल होता है और हमारे कानों के लिए इतनी या इससे कम ध्वनि उपयुक्त होती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। मशरूम एक है, तो मशरूम एक क्या है? तो यह कवक हो जाएगा। मशरूम एक कवक है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 90 का देखिए कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो यह आपको सी यानी सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े से लार्वा प्राप्त होता है और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों के पालने का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 91 का है कि अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। जिन वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जा सकता उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही हम देख पाते हैं। और पेरिस्कोप परिदर्शी यानी पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण है जिसके द्वारा ही पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। और स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय धड़कन की जांच की जाती है। और यहाँ पे स्टेथोस्कोप की खोज रेले लेनक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसमें से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा हो जाएगा। देखिए अम्ल वर्षा, तो वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड है यानी SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रुधिर में होते हैं। तो रुधिर में आपको देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिससे उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है और इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं और इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ है कि एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक? तो विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक 2 ट्रैक के वलय के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि यहाँ 440 मीटर तथा बाह्य परिधि 506 मीटर है। तो ट्रैक की लंबाई होगा, तो ट्रैक की लंबाई यहाँ देख लीजिए हो जाएगा आपको, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए बनाया हुआ है, इसका सोल्व किया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए 97 को देख लेते हैं।
कि 0.25 का कितना प्रतिशत 0.5 होगा, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 200%। यहाँ सोल्यूशन है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ 98 को देख लीजिए और 98 का यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सोल्व किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 99 को। देखिए 99 को आप लोग देख लीजिए और इसका सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, यहाँ पे है। चलिए अब आगे आप लोग को देख लेते हैं। 100 नंबर है, 100 नंबर का आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए सोल्यूशन इसका। चलिए आप लोग को यह समाप्त हुआ। और चलिए आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।